बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी को लेबर पार्टी के हाथों मिली है सबसे करारी शिकस्त। और आप जानते हैं कि नए लेबर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शासन संभालते ही अपने सबसे पहली घोषणा में क्या कहा? यह कि पिछली कंजर्वेटिव सरकार द्वारा लाया गया रवांडा प्लान दफन किया जा रहा है, dead and buried. Look, the Rwanda scheme was dead and buried before it started. It's never been a deterrent. Look at the numbers that have come over in the first 6 and a bit months of this year. They're record numbers. That is the problem that we are inheriting. It has never acted as a deterrent, almost the opposite, because everybody has worked out, particularly the gangs that run this, that the chance of ever going to Rwanda was so slim, less than 1%, that it was never a deterrent. The chances were of not going and not being processed and staying here, therefore, in paid-for accommodation for a very, very long time. It's had the complete opposite effect. And I'm not prepared to continue with gimmicks that don't act as a deterrent. यह रवांडा प्लान आखिर है क्या, जिसको लेकर करीब 3 साल से ब्रिटेन की राजनीति में खासी उथल-पुथल थी और दुनिया भर में मानवाधिकारों के तमाम हिमायती इसके सख्त खिलाफ थे। यह दरअसल ब्रिटेन आने वाले शरणार्थियों के खिलाफ बनाया गया कानून है, जो उन्हें तमाम अधिकारों से वंचित करके दूर कहीं भेज देता है ताकि वे फिर से ब्रिटेन न लौट सके। इसी साल अप्रैल में ऋषि सुनक की सरकार ने सेफ्टी ऑफ रवांडा एक्ट नाम से एक कानून पारित किया था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व तमाम संधियों के खिलाफ है। लेकिन आखिर यह माजरा क्या है? ब्रिटेन का सुदूर अफ्रीकी देश रवांडा से रिश्ता क्या है? ब्रिटेन से तकरीबन 6,500 किलोमीटर दूर अफ्रीका के मध्य में है रवांडा। ब्रिटेन ने रवांडा से एक समझौता किया था, जिसमें यह बात शामिल थी वह कि अपने यहां अवैध रूप से आने वाले शरणार्थियों को रवांडा भेज देगा। यह समझौता 2022 में उस समय हुआ था जब बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उस समय इसका मकसद यह बताया था कि शरण लेने के इच्छुक लोगों को एक सुरक्षित वैधानिक रास्ता दिया जाएगा और मानव तस्करी में लोगों के बिजनेस मॉडल को खत्म कर दिया जाएगा। This innovative approach, driven by our shared humanitarian impulse and made possible by Brexit freedoms, will provide safe and legal routes for asylum while disrupting the business model of the gangs. Because it means that economic migrants taking advantage of the asylum system will not get to stay in the UK, while those in genuine need will be properly protected, including with access to legal services on arrival in Rwanda. ब्रिटेन का कहना था कि अवैध रूप से ब्रिटेन में आने वाले शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2022 में बोरिस जॉनसन के समझौते के ऐलान के बाद कंजर्वेटिव सरकारें बदलती रहीं और फिर इस साल अप्रैल में ऋषि सुनक, जो खुद भारतीय मूल से आते हैं, उन्होंने रवांडा बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित करा लिया, जिससे शरणार्थियों की पहली खेप रवांडा भेजने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन सुनक को शायद उस समय अंदाजा नहीं था कि 3 महीने बाद उनकी अपनी कुर्सी ही सटक जाएगी। बेहद वाहियात तो इस बिल का नाम था, जिसे सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल कहा गया था। बिल में दरअसल मुख्य मकसद रवांडा को शरणार्थियों को भेजने के लिए एक सुरक्षित देश करार देना था, क्योंकि पिछले नवंबर 2023 में यूके के सुप्रीम कोर्ट ने रवांडा को ऐसा मानने से इनकार कर दिया था। आइए थोड़ा रवांडा के बारे में भी समझते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला यह देश सब तरफ से जमीन से घिरा है। कॉन्गो, तंजानिया, युगांडा और बुरुंडी इसके पड़ोसी देश हैं। रवांडा का हाल का इतिहास बड़ा हिंसक रहा है। पिछली सदी का आखिरी दशक
वहाँ गृह युद्ध कर रहा है। वहाँ की आबादी में 85% हुतू समुदाय के लोग हैं और 14% तुत्सी समुदाय के। 1994 में तुत्सी समुदाय के बागियों ने, जो पहले युगांडा भाग चुके थे, हमला बोला तो हुतू उग्रवादियों ने 100 दिन करीब 8 लाख लोगों का जनसंहार कर दिया था। लेकिन गृह युद्ध में निर्णायक जीत तुत्सी बागियों के रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट की ही हुई और वो तब से आज तक शासन में है, राष्ट्रपति पॉल कगामा के नेतृत्व में। अब वह गृह युद्ध वाली स्थिति तो नहीं है, लेकिन रवांडा में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में लगातार सवाल उठते रहते हैं। राजनीतिक विरोधियों के साथ ज्यादतियों की खबरें वहां आम हैं। अब सवाल यह है कि रवांडा इसके लिए क्यों तैयार हुआ? ब्रिटेन ने पहले घाना व अल्बानिया और एक आध और देशों से इस बारे में चर्चा की थी, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। रवांडा का कहना था कि उसने अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संकट को हल करने में मदद करने की नीयत से ऐसा किया। हालांकि उसके लिए मुख्य आकर्षण था बदले में ब्रिटेन से मिलने वाला बेहद अकूत धन। इस बहाने उसे खासा निवेश मिल रहा था। रवांडा में एक अनुमान यह लगाया जा रहा था कि इसके लिए रवांडा को ब्रिटेन से 5 सालों में 43 करोड़ पाउंड मिलेंगे। ब्रिटेन का कहना था कि रवांडा लाखों शरणार्थियों को अपने यहाँ खपा सकता है, लेकिन रवांडा में इस समय पहले ही 1,35,000 शरणार्थी मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादातर अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के हैं। तो लिहाजा इस समझौते के अनुसार होना यह था कि अवैध रूप से आने वाले शरणार्थियों में से जो ब्रिटेन में शरण के लिए एलिजिबल नहीं हैं, उन्हें हिरासत में लेकर चार्टर्ड उड़ान से रवांडा भेज देना था। इस तरह ब्रिटेन अपनी मुसीबत रवांडा के गले मर देने वाला था। ये लोग फिर रवांडा की शरणार्थी व्यवस्था के हवाले हो जाते। उन्हें एक हॉस्टल में रखा जाता और करीब 3 महीने में उनके आवेदनों पर विचार होता। अब ये माना जा सकता है कि उनके लिए ब्रिटेन के रास्ते तो हमेशा के लिए बंद हो जाते। फिर उनके पास 3 ही रास्ते थे, वे या तो रवांडा में ही रुक जाएं, या अपने देश लौट जाएं, या फिर ऐसे किसी तीसरे देश में चले जाएं जो उन्हें लेने को राजी हो जाए। ब्रिटेन की इस सारी कवायद का एक मकसद यह था कि फ्रांस से छोटी छोटी नावों से इंग्लिश चैनल पार करके आने वाले शरणार्थियों को हतोत्साहित किया जाए। कंजर्वेटिव सरकारों का कहना था कि इस कोशिश में कई शरणार्थियों के डूबने की वजह से चैनल अपने आप में एक जली कब्रिस्तान बन गया था। यही कारण था कि सुनक ने इस साल बाकायदा इस बिल के लिए स्टॉप द बोट्स नाम से एक अभियान तक चलाया था। कंजर्वेटिव पार्टी की इस नीयत के पीछे प्रवासियों के मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश थी। पहले ही 2016 में ब्रेक्सिट के अभियान में यह मुद्दा केंद्र में रह चुका है। ब्रेक्सिट में यह मुद्दा रखकर यह जताने की कोशिश की गई थी कि अगर हम यूरोप से अलग हो जाएंगे तो सीमाओं पर हमारा अपना नियंत्रण होगा। उसके बाद से एक देश के तौर पर ब्रिटेन और बंद होता गया है, लेकिन शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हो सकता है सुनक ने सोचा हो कि इस रवांडा बिल को लाने से चुनावों में सफाई से कंजर्वेटिव पार्टी बच जाएगी। अब यह कोई कम खर्चीला मामला भी नहीं था। 2022 में कंजर्वेटिव सरकार के एक मंत्री का कहना था कि इस पर शुरुआती खर्च 12 करोड़ ब्रिटिश पाउंड का आना था। कई लोगों का अनुमान था कि इस पर प्रति व्यक्ति 10 लाख ब्रिटिश पाउंड तक का खर्च होगा। हालांकि द वीक ने कुछ समय पहले नेशनल ऑडिट ऑफिस के हवाले से कहा था कि पहले 300 लोगों को डिपोर्ट करने पर 18 लाख पाउंड प्रति व्यक्ति खर्च आएगा। जवाब में ब्रिटिश सरकार का कहना था कि वह ब्रिटेन में शरणार्थियों को होटल में रखने पर ही रोजाना 50 लाख पाउंड तक खर्च कर रही है। लेकिन क्या इससे कुछ हासिल भी होना था? इतना ही नहीं, ब्रिटेन को अब रवांडा दुनिया में शरणार्थियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान के रूप में भी लगने लगा था। वह ज्यादतियों या मानवाधिकार के हनन की बातें मानने को ही तैयार नहीं था। उसका कहना था कि 9 महीने तक बातचीत के बाद यह रवांडा से समझौते का खाका तैयार हुआ है। हालांकि शरणार्थियों से पीछा छुड़ाने का यह अमानवीय तरीका ब्रिटेन की दिमाग की उपज नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया पहले यह काम कर चुका है 2001 में। इसे हमेशा से दुनिया में शरणार्थियों के लिए सबसे सख्त और विवादित नीतियों में से एक माना जाता रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने शरणार्थियों को पापुआ न्यू गिनी में मेनस द्वीप पर और नाउरू रिपब्लिक में भेजना शुरू कर दिया था। पापुआ न्यू गिनी के डिटेंशन सेंटर को तो उसे आखिरकार 2021 में जाकर बंद करना पड़ा, जब ज्यादतियों के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार दे दिया। हालांकि नाउरू का सेंटर अब भी चल रहा है। हालांकि तमाम लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की इस नीति से वहां शरण लेने के लिए आने वाले लोगों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि बस कुछ थोड़े से लोगों को सुदूर द्वीप में भेजकर डिटेंशन सेंटर में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, वह भी ऑस्ट्रेलिया सरकार के खर्चे पर। 2021 में डेनमार्क ने भी रवांडा से एक MOU किया था, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक किसी भी यूरोपीय देश ने किसी भी शरणार्थी को रवांडा भेजा नहीं है। ब्रिटेन की लोकतांत्रिक ताकतों के अलावा रवांडा का अपना विपक्ष और संयुक्त राष्ट्र के भी तमाम लोग इस योजना के सख्त खिलाफ थे। एक अत्यधिक रूप से असमान दुनिया में कुछ जगह संपन्नता का टापू बन गई हैं और कुछ जगह अत्यधिक गरीबी का। हकीकत यह भी है कि ब्रिटेन या यूरोप में आने वाले ज़्यादातर शरणार्थी अफगानिस्तान, सीरिया, पश्चिम एशिया या उत्तरी अफ्रीका के उन इलाकों से आते हैं जहां युद्ध या अशांति की स्थिति है, और यह स्थिति अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय देशों की ही नीतियों की देन है, उन्हीं के द्वारा खड़ी की गई है। इस तरह यही इन लोगों को शरणार्थी बना रहे हैं और फिर उन्हें अपने देश में लेने से भी इनकार कर देते हैं। मानवाधिकारों की वकालत करने वाले देश घोर अमानवीय नीतियां बनाते हैं, और वह भी उन लोगों के खिलाफ जो उनकी ही नीतियों, काली करतूतों का शिकार होने की वजह से इस हाल में पहुंचे हैं। जो लोग ब्रिटेन में एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद के साथ वहां शरण लेने आ रहे हैं, उन्हें कैसे किसी और देश के सुपुर्द किया जा सकता है? ब्रिटेन की लेबर पार्टी इस नीति को अव्यावहारिक व अनैतिक मानती रही है, महज दक्षिणपंथी मतदाताओं को लुभाने की एक तरकीब, जिससे जमीनी स्तर पर कुछ हासिल नहीं होना था सिवाय बेहिसाब धन खर्च होने के। और यही वजह है कि स्टारमर ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम इसे खत्म करने का किया। शुक्रिया।